गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, जिनमें से हमने 3 न्यूमेरिकल देख लिए थे। आज एक चौथा न्यूमेरिकल और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है कि एक धातु के तार की लंबाई, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है, वह इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वो निकालना है कि बाद में प्रतिरोध कितना हो जाएगा और प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। एक बात यहाँ पर समझने की है, तार की लंबाई को खींचकर दुगना किया गया है। इससे पहले वाले सवाल में जब दूसरा सवाल हम कर रहे थे, कल हमने 3 सवाल किए थे, उसमें जो दूसरा सवाल किया था उसमें तार की लंबाई को आधा कर रहा था। तार की लंबाई को आधा करे, दुगना करे, चौथाई करे, कितना भी करे, तो यदि तार की लंबाई को आधा कर दिया तो प्रतिरोध आधा हो गया था। लेकिन यदि तार को खींचकर लंबाई में परिवर्तन किया जाए तो जब किसी चीज को खींचकर परिवर्तन किया जाता है तो उसको, जैसे मान लेते हैं ये तार है, इसको मैं खींचूंगा तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। लंबाई को यदि मैं खींचकर परिवर्तित करूंगा तो मैं क्या होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, जब खींचकर दुगनी हो जाएगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित होगा। तो कहने का मतलब ये आपको ये ध्यान रखना होगा, यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए, इधर सुनना, लंबाई को आधा कर दिया जाए तो ऐसे कर दिया आधा, ये 2 टुकड़े कर दिए, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए या दबाकर आधा कर दिया जाए तब, यानी कि खींचकर यदि इसको दुगना कर रहे हैं तो लंबाई जब दुगनी करेंगे तो इसके अपन क्या होगा, क्षेत्रफल में, यदि किसी चीज को अपन खींचकर दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। तो हमको जब लंबाई को खींचकर दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल में कमी होगी। पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमको। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें लंबाई को आधा कर रहे थे, खींचकर नहीं की थी, ना दबाकर की थी, डायरेक्ट आधा की थी। यानी कि ये चौक है, ये तार है, इसकी 2 टुकड़े कर दिए डायरेक्टली। जब इसको आधा कर दिया तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लंबाई दुगनी कर देंगे तो लंबाई दुगनी कर देंगे तो प्रतिरोध दुगना नहीं होगा। यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा कि लंबाई खींचकर दुगनी की है। लंबाई जब खींचकर दुगनी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि हम तो जानते हैं किसी भी चीज को यदि खींचकर दुगनी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, और बाद में प्रतिरोध निकलेगा। तो कैसे करेंगे, इधर देखना, इसके 2 हिस्से कर दिए मैंने, पहले और बाद। अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया होगा। पहले और बाद की बात कर रहा हूँ। पहले क्या था, धातु की तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। सवाल में कह रहा है लंबाई कितनी दे रखी है, L लिख दिया। लंबाई L है पहले और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बराबर है A। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं। पहले प्रतिरोध R, पहले प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बटे A। हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, रो L बटे A, ये होता है। तो पहले प्रतिरोध R बराबर हो गया, रो तो चेंज होता ही नहीं है, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता ही नहीं है, तो प्रतिरोध होता है। पहले प्रतिरोध होगा R बराबर रो, लंबाई L दे रखी थी, क्षेत्रफल A दे रखा था, ठीक है। अब बात करें बाद की, तो बाद में लंबाई खींचकर दुगनी कर देंगे तो बाद में लंबाई, मान लेता हूं मैं L डैश है और वो कितनी हो गई है, दुगनी हो गई है। बाद में लंबाई L डैश है, वो दुगनी हो गई है, पहले L थी तो उसकी दुगनी हो गई। अब बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाद में क्षेत्रफल A डैश, वो निकालना पड़ेगा। लंबाई मैंने कहा है खींचकर दुगनी कर रहे हैं, जब लंबाई को खींचकर दुगनी करेंगे तो क्षेत्रफल में कमी होगी, तो वो क्षेत्रफल बाद में निकालना तो पड़ेगा हमको कि क्षेत्रफल कितना हो गया बाद में। तो वो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, हम जानते हैं कि तार का आयतन परिवर्तित नहीं होगा। पहले जितना तार था उतना ही तो होगा तार बाद में भी। तार लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घट गया, तो आयतन में थोड़ी परिवर्तन होगा। यानी कि खींचकर तार को आपने लंबाई को दुगनी की है तो
उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि पहले जितना तार का आयतन था, तार का आयतन बाद में भी उतना ही रहेगा। यदि मुझे खींचकर दुगना कर दिया जाए तो मैं जितना पहले था उतना ही तो बाद में रहूंगा। तो कहने का मतलब है कि तार का आयतन पहले जितना था उतना ही रहेगा। तो तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है। खींचने पर, मैं नीचे लिख रहा हूं, खींचने पर तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है, आयतन अपरिवर्तित रहता है, तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है पहले आयतन बराबर बाद में आयतन। पहले आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो पहले आयतन था A×L, क्षेत्रफल गुणा लंबाई आयतन होता है, तो पहले आयतन ये था। बाद में आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल कितना है? A', जिसकी वैल्यू निकालनी है। और बाद में लंबाई कितनी है? L', L' की वैल्यू कितनी है? 2L। तो AL बराबर A' इंटू 2L। L से L कट गया तो A' की वैल्यू कितनी आ गई? A/2। यानी कि जब लंबाई को तुमने खींचकर दुगना किया है तो क्षेत्रफल बाद में कितना हो गया? पहले का आधा हो जाएगा। ये तो सभी जानते हैं। यदि आप लंबाई को खींचकर दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल पहले का क्या रह जाएगा? आधा। हमने निकाल भी लिया है। तो बाद में क्षेत्रफल A' पहले का क्या रह गया? आधा रह गया। तो क्षेत्रफल A' बराबर हो जाएगा पहले का आधा। मैं बार बार ये बात आपको दोहरा रहा हूं कि लंबाई को जब खींचकर दुगना करते हैं तब क्षेत्रफल में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और वो क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बाद में कैसे निकालेंगे? हम कह रहे हैं कि आयतन क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। आयतन अपरिवर्तित है, यानी कि पहले जो आयतन था बाद में वही आयतन रहेगा। पहले आयतन AL, बाद में आयतन A' L' हो गया। तो L' की वैल्यू 2L हो गई, तो A' का मान कितना आ गया? लंबाई आ गई, क्षेत्रफल आ गया, तो बाद में प्रतिरोध आ जाएगा। तो बाद में प्रतिरोध, क्योंकि मुझे प्रतिरोध में वृद्धि निकालनी है तो बाद में प्रतिरोध आएगा तभी तो वृद्धि पता चलेगी। बाद में प्रतिरोध, उसको मैंने मान लिया R'। और R' का फॉर्मूला होता है ρL/A। तो बाद में जो प्रतिरोध होगा R' वो हो जाएगा रो, वो तो चेंज होता ही नहीं है, रो तो पदार्थ का सेम रहता है, रो में चेंज नहीं होगा। लंबाई कितनी है बाद में? L', क्षेत्रफल कितना है? A'। तो ये हो गया। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ गई? रो। L' की वैल्यू कितनी है? 2L। और A' की वैल्यू कितनी है? A/रो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो R' की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से मैं निकाल रहा हूं, ये 2 और 2 ऊपर चला गया, 4 हो गया। 4 रो L/A। और रो L/A की वैल्यू कितनी है? R, पहले प्रतिरोध के बराबर है। रो L/A की वैल्यू कितनी है? R, पहले प्रतिरोध के बराबर है। तो R' की वैल्यू कितनी हो गई? 4। यानी कि बाद में प्रतिरोध पहले का कितना हो गया? 4 गुना हो गया। लंबाई खींचकर दुगनी करी तो क्षेत्रफल आधा आ गया। तब बाद में प्रतिरोध कितना हो गया? R' निकाल लिया मैंने, रो L'/A' से। तो वो बाद में प्रतिरोध पहले का कितना हो गया? 4 गुना हो गया। जब बाद में प्रतिरोध पहले का 4 गुना आ गया तो कह रहा है कि प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी वो निकालना है। अब वृद्धि निकाल लेते हैं। अतः यहां मैं कर रहा हूं, अतः प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ये निकाल रहे हैं। और वो होगा, तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि किस प्रकार से निकलती है? बाद में वो चीज माइनस पहले वो चीज बटे पहले वो चीज गुणा 100%। किसी भी चीज में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कैसे निकलती है? बाद में वो चीज माइनस पहले वो चीज बटे पहले वो चीज गुणा 100%। तो प्रतिरोध में निकालनी है तो बाद में प्रतिरोध का R' माइनस पहले प्रतिरोध कितना था? R बटे पहले प्रतिरोध कितना था? R इंटू 100%। प्रतिशत में निकालना है ये। अब मैं यहां कर रहा हूं इसको, बाद में प्रतिरोध कितना आया? 4R। क्या आ गया? 4R। पहले प्रतिरोध R, पहले प्रतिरोध R गुणा 100%। तो ये कितना आ जाएगा? 4R माइनस R, 3R। R से R कट गया तो 300% की वृद्धि आ जाएगी। 300% की वृद्धि हो जाएगी। मैं कह रहा हूं
कि किसी भी चीज में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी है तो वो फॉर्मूला है बाद में वो चीज माइनस पहले वो चीज बटे पहले वो चीज गुणा 100%। फिर मैंने ये बाद में प्रतिरोध की वैल्यू 4R, पहले कितनी है R बटे R गुणा 100%। यदि दिख नहीं रहा है तो 100% लिख रखा है और ये कितना आ गया 300%। 300% की वृद्धि हो जाएगी। पहले प्रतिरोध निकाला, बाद में निकालने के लिए बाद में क्षेत्रफल चाहिएगा। बाद में क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयतन अपरिवर्तित रहेगा तो बाद में क्षेत्रफल इतना हो जाएगा और बाद में प्रतिरोध कितना आ जाएगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटाकर पहले वाले का भाग दे दिया गुणा 100%। ये प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि आ गई। तो ये हम इस प्रकार से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे आगे टॉपिक की बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन तुमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। प्रतिरोधों का दो प्रकार से संयोजन होता है। पहला संयोजन है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा संयोजन है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो टॉपिक आपको डालना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। मैंने कहा है प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। आपको पहला डालना है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके लिए सूत्र व्युत्पत्ति करूंगा। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा और दोबारा तो आपको बता देते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन की बात चल रही है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। आपको केवल समझने पर ध्यान देना है। नोट्स पूरे पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर आपको केवल समझने पर ध्यान देना है। इधर समझना, प्रतिरोधों का पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला है, यहाँ डाल दिया है मैंने श्रेणी क्रम संयोजन। बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात हो रही है तो सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है। चाहे कितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हों, उन सभी में धारा का मान क्या रहेगा, समान। प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहे, समान, क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या रहे, समान रहे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखना। ये मैंने तीन प्रतिरोध ले लिए। पहला प्रतिरोध ये है। प्रतिरोध का प्रतीक ये होता है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। प्रतिरोध का प्रतीक ये है, ये प्रतीक है प्रतिरोध का। पहला प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा, तीसरा प्रतिरोध ये रहा। तीन प्रतिरोध है जिसके मान R1, R2, R3 है। श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ये कुंजी लगी हुई है। परिपथ में धारा मापन के लिए अमीटर लगा हुआ है और ये कुंजी लगी हुई है, ठीक है ना। मैंने कहा है परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, ये धारा की दिशा दिखाती है। हमने कहा है कि तीन प्रतिरोध, तीन नगण्य मान के प्रतिरोध है, यानी कि अल्प मान के प्रतिरोध है, ये बहुत कम मान के प्रतिरोध है। तीन अल्प मान के प्रतिरोध R1, R2, R3 20 वोल्ट की बैटरी द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में धारा मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया गया है, ये बात बता दी है। परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। मैंने कहा प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है, समान, वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है, समान। तो आई धारा इसमें जाएगी, आई धारा इसमें जाएगी, आई धारा इसमें जाएगी। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है, तो इसके सिरों पर विभवांतर होगा V1, इसके सिरों पर, पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2
और तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 होगा। डायग्राम के बारे में एक बार फिर बता रहा हूं कि R1, R2, R3 तीन अल्पमान के प्रतिरोध हैं तथा इन्हें V वोल्ट की बैटरी द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का मापन करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया गया है। तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान, तीनों में धारा समान रहती है श्रेणी क्रम में। वो धारा है I। पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 है, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 है और तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 है। अब हमें क्या निकालना है? इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। आपने 10वीं क्लास में निकाला होगा, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 ये आया था। तो हम इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो चीज भिन्न भिन्न है उसको लेकर चलेंगे। यहाँ पर भिन्न क्या है? विभवांतर। तो जो चीज अलग होती है उसको लेकर चलते हैं। तो मैं पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लिख रहा हूं। पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर, पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर, V बराबर क्या होता है? IR। तो I की वैल्यू तो सेम है तीनों में, I, और R की वैल्यू कितनी है इसके? R1। तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आ गया V1 बराबर IR1, समीकरण 1। दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर, धारा तो समान है, प्रतिरोध कितना है इसका? R2। तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर IR3, समीकरण 3। मैंने कहा है धारा समान है, तीनों में धारा का मान समान। विभवांतर इसके सिरों पर V1, इसके सिरों पर V2, इसके सिरों पर V3 है। तब पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर इतना, दूसरे के सिरों पर इतना, तीसरे के सिरों पर इतना। तब कुल विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। इसी से तो आया है विभवांतर। कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V बराबर V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कोई दिक्कत नहीं। V बराबर I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। I को इसके डिवाइड में लेके आ, V बटे I बराबर क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत नहीं। और V बटे I क्या होता है? R इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध V बटे I। V तो कुल विभवांतर है, I क्या है? कुल धारा। तो कुल विभवांतर बटे कुल धारा बराबर क्या हो गया? कुल प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। क्योंकि V बटे I बराबर है R, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। तो इसलिए R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध इस सूत्र से निकलता है। और यह सूत्र आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि 4 प्रतिरोध होते तो R4, 5 होते तो R5 तक। यदि n प्रतिरोध संयोजन में जुड़े हुए हों तब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 n बार। Rn तक चल रहा है तो Rn तक ले लेते हैं। यदि n प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, ये पहला पॉइंट था, तुल्य प्रतिरोध निकल गया। पहला पॉइंट मैंने कहा कि यदि n प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 n बार आ जाएगा। मैं कह रहा हूं n समान मान के प्रतिरोध जुड़ रहे हों, n समान मान के प्रतिरोध जुड़ रहे हों, सभी की वैल्यू समान है, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, सभी n प्रतिरोध जुड़ रहे हैं समान मान के, तब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? क्योंकि मैं जानता हूं R बराबर होता है R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn।
और इनकी सबों की वैल्यू समान है, तब तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, ये n बार हो जाएगा। और ये तुल्य प्रतिरोध है, इसको R निकलेगा नहीं तो R तो कट जाएगा, फिर ये तुम काट दोगे इससे, तो इसको RS ले लेते हैं। RS श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध है RS। RS बराबर है R1 + R2 डॉट 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 RN, या यहाँ पर भी RS लिख दो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा RS बराबर है R1 + R2 डॉट 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 RN। RS की वैल्यू R1 की वैल्यू R n बार, तो n बार R को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, NR आएगा, तो RS हो जाएगा n × R। यदि श्रेणी क्रम संयोजन में n समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हो, n समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हो, तब इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो NR आएगा। ये मैंने बता दिया है, 2 पॉइंट हो गए। मैंने कहा है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 आपने लिए 20 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। परिपथ में धारा मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, कुंजी, ये कुंजी लगा रखी है, डॉट इसको बता रखा है, कुंजी बंद है, यानी कि परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है। परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, ये धारा इसमें जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, तीनों में धारा क्या रहेगी, समान। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर V2, इसके सिरों पर V3 है। तो जो चीज अलग होती है उसको हम लेके चलते हैं। पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर इतना, दूसरे पर इतना आ जाएगा, तीसरे पर इतना आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल विभवांतर ये आ गया V/I। टोटल विभवांतर बटे टोटल धारा क्या होती है, तुल्य प्रतिरोध, V/I RS, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आ गया, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकल गया। मैं इसमें नोट डाल के बात बता रहा हूँ, यदि n प्रतिरोध जुड़े होते तो ये सूत्र कितनी बार चलता, n बार चलता। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा हूं कि यदि n समान मान के प्रतिरोध जुड़ रहे हो, समान मान मतलब R मान के n प्रतिरोध जुड़ रहे हो, तब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RS बराबर, ये सूत्र था, पहला प्रतिरोध R ओम का, दूसरा भी R ओम का, तीसरा भी R ओम का, सारे ही कितने R ओम के हैं, तो ये कितनी बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा NR। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो यदि मैं आपसे कह दूं कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है और तीसरा 3 ओम का है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, आप तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1, 2 और 3, तो कितना आएगा, 6 ओम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने कह दिया यदि 1 ओम, श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने यदि कह दिया कि श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, पहला 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, तीसरा 3 ओम का है, R बराबर कितना आएगा, 1, 2 और 3 यानी 6 ओम आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, अधिक होता है। सबसे ज्यादा मान का 3 था, उससे भी क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो रिजल्ट निकल कर आएगा, वो सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी क्या आएगा, ज्यादा निकल कर आएगा। तीसरी बात ये थी। चौथी बात, मैं पहले भी बता चुका हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है, समान, और विभवांतर क्या रहता है, अलग अलग। विभवांतर अलग अलग है तीनों में और धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में समान है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान है और विभवांतर अलग अलग है। तुल्य प्रतिरोध इस सूत्र से निकाला गया है, और यदि n समान मान के प्रतिरोध जुड़ रहे होते, n बार R जुड़ता तो कितना आता, NR आता। श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। तो 4 नोट डाले कि तुल्य प्रतिरोध n प्रतिरोध जुड़ रहे होते तो तुल्य प्रतिरोध इस सूत्र से निकलता, समान मान के जुड़ रहे होते तो NR हो जाता, और जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और चौथा पॉइंट, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। ये प्रतिरोधों का क्या आ गया है, श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन भी होता है, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे।
ठीक है, ओके।